नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस। हाँ, नमस्कार। हमारी चर्चा एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान की किताब के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के दूसरे हिस्से पर आधारित होगी। बिल्कुल। तो हमारे पास ये किताब का अंश है और हमारा मकसद है मिलकर ये समझना कि भाई ये रासायनिक बदलाव दिखाते कैसे हैं, हाँ, और उससे भी जरूरी इन्हें संतुलित मतलब बैलेंस क्यों और कैसे करते हैं। सही बात है। क्योंकि देखिए अक्सर किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में कहना थोड़ा लंबा हो जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा यानी ऑक्सीजन के साथ जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद पाउडर में बदल जाता है। अब इतना लंबा बोलने की बजाय क्या कोई छोटा ज्यादा सटीक तरीका है ऐसे लिखने का? बिल्कुल है। और असल में यही पर रासायनिक समीकरण काम आते हैं। ये न सिर्फ कह सकते हैं छोटे होते हैं, बल्कि जानकारी भी काफी देते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहला सबसे आसान कदम क्या है? मैंने सुना है शब्द समीकरण जैसा कुछ होता है। हाँ हाँ। जैसे उसी मैग्नीशियम वाले उदाहरण के लिए, क्या ये ऐसा होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन शरीर मैग्नीशियम ऑक्साइड? एकदम सही कहा। ये है शब्द समीकरण। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो चीजें अभिक्रिया शुरू करती हैं, अभिकारक? हाँ, अभिकारक या रिएक्टेंट्स, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हें हम तीर के निशान के बाईं तरफ मतलब LHS पर लिखते हैं। अच्छा, और अगर एक से ज्यादा हों, जैसे यहाँ है, तो उनके बीच में एक प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हाँ, और अभिक्रिया के बाद जो नई चीज बनती है वो उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे तीर के निशान के दाईं तरफ यानी RHS पर लिखा जाता है। ओके, और वो तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। ये दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। समझ गई। तो ये हुआ शब्दों वाला समीकरण। पर विज्ञान में तो हम सूत्र मतलब फॉर्मूले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे भी छोटा रूप है? हाँ, बिल्कुल है। शब्दों से भी ज्यादा संक्षिप्त तरीका है रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करना। अच्छा, अगर हमें पता हो कि मैग्नीशियम का सूत्र Mg है, ऑक्सीजन गैस का O2 है। O2 क्यों? सिर्फ O क्यों नहीं? अच्छा सवाल। क्योंकि ऑक्सीजन प्रकृति में आमतौर पर अकेले परमाणु के रूप में नहीं मिलती, वो दो परमाणुओं के अणु के रूप में रहती है, इसलिए O2 लिखते हैं। ठीक है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड? उसका सूत्र है MgO। MgO, ओके। तो अगर हम इन सूत्रों को शब्द समीकरण में रखें तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बिल्कुल, ये बन गया हमारा रासायनिक समीकरण। अरे वाह, ये तो सच में काफी छोटा और वैज्ञानिक लग रहा है। Mg प्लस O2 MgO। हाँ, लेकिन इसे हम अभी कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कंकाले मतलब ढांचा? हाँ, एक तरह से ढांचा ही है। ये दिखाता तो है कि कौन सी चीजें हिस्सा ले रही हैं और क्या बन रहा है उनके सूत्रों के साथ। पर ये जरूरी नहीं कि ये पूरी कहानी सही सही बता रहा हो। मतलब कहानी में क्या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है परमाणुओं की गिनती में। परमाणुओं की गिनती? अच्छा, चलिए इसी को देखते हैं। Mg प्लस O2 MgO, बाईं तरफ यानी LHS में एक Mg परमाणु है। ठीक। और O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है। हाँ। और दाईं तरफ RHS में MgO में एक Mg परमाणु है। और अरे, यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन परमाणु है। पकड़ लिया। हाँ, LHS में 2 ऑक्सीजन, RHS में एक ऑक्सीजन कहाँ गया? गायब हो गया? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर संतुलन मतलब बैलेंसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, याद कीजिए पिछली कक्षा में हमने एक बहुत जरूरी नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, पढ़ा था कि द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। बिल्कुल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना शुरू में था। ठीक है। अब इसका परमाणुओं के लेवल पर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जितने परमाणु किसी तत्व के अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे, यानी अभिकारकों में। हाँ, अभिकारकों में, उतने ही परमाणु उस तत्व की अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी होने चाहिए। उत्पादों में? एकदम सही। परमाणु न तो कहीं से पैदा हो सकते हैं, न ही गायब हो सकते हैं अभिक्रिया के दौरान। तो इसका मतलब Mg प्लस O2 MgO वाला समीकरण इस नियम का पालन नहीं कर रहा,
क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो गया आरएचएस में। सही पकड़ा। वो समीकरण अभी असंतुलित है, इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है, ताकि दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। हाँ, ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, इसी के आधार पर पूरी केमिस्ट्री चलती है, चाहे लैब हो या इंडस्ट्री। समझ गई। तो संतुलन जरूरी है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि समीकरण हमें मिले और वो पहले से ही संतुलित हो? हाँ, बिल्कुल होता है। कभी कभी समीकरण स्वाभाविक रूप से संतुलित होते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। बताइए। जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा। इसका कंकाली समीकरण है Zn plus H2SO4 goes to ZnSO4 plus H2। Zn plus H2SO4 goes to ZnSO4 plus H2। ठीक है। अब इसमें गिनते हैं परमाणु। हाँ, गिनी जरा दोनों तरफ। ठीक है। LHS में जिंक Zn is equal to 1, RHS में Zn is equal to 1। ये तो बराबर है। हाइड्रोजन H, LHS में H2SO4 में 2, RHS में H2 में 2, ये भी बराबर। बहुत अच्छे। सल्फर LHS में H2SO4 में 1, RHS में ZnSO4 में 1, ये भी बराबर। और ऑक्सीजन LHS में H2SO4 में 4, RHS में ZnSO4 में 4। अरे वाह, ये तो सारे बराबर हैं। बिल्कुल। तो ये समीकरण Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर को करना पड़ता होगा, है ना? हाँ, ज्यादातर कंकाली समीकरण असंतुलित होते हैं और उन्हें हमें संतुलित करना पड़ता है। जैसे एक और उदाहरण अगर लें, लोहा यानी आयरन जब भाप से अभिक्रिया करता है, हाँ, Fe प्लस H2O तो बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस H2। तो समीकरण हुआ Fe प्लस H2O रिएक्टिंग विद Fe3O4 प्लस H2। सही। अब इसमें तो साफ दिख रहा है, LHS में 1 Fe, RHS में 3 Fe, LHS में 1 O, RHS में 4 O। ये तो बिल्कुल संतुलित नहीं है। नहीं है। तो फिर इसे कैसे करें? क्या कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है या बस अंदाजा लगाना पड़ता है? अंदाजा नहीं, पर एक तरीका है जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब कोशिश करो और देखो सही लगता है या नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। हम सबसे छोटे पूर्णांक गुणांक कोएफिशिएंट्स लगाकर कोशिश करते हैं समीकरण को संतुलित करने की। चलिए, इसी Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 वाले उदाहरण से इसे कदम दर कदम समझते हैं। ठीक है, बताइए। पहला कदम, हम क्या करते हैं, आसानी के लिए हर सूत्र के चारों ओर एक अदृश्य या मान लीजिए काल्पनिक डब्बा बना लेते हैं। जैसे Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। डब्बा क्यों? ये बस याद दिलाने के लिए कि जब हम संतुलित करेंगे तो हमें डब्बे के अंदर की चीज नहीं बदलनी है। मतलब H2O को H2O2 या Fe को Fe2 नहीं बनाना है। हमें सिर्फ पूरे डब्बे के सामने कोई नंबर गुणांक लगाना है जिससे उस पूरे अणु की संख्या बदलेगी। अच्छा, सूत्र नहीं बदलना, सिर्फ अणुओं की संख्या बदलनी है। ठीक है। दूसरा कदम, अब हम दोनों तरफ LHS और RHS में हर तत्व के कितने परमाणु हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। और RHS में Fe इक्वल 3, F3O4 में, H इक्वल 2, H2 में, O इक्वल 4, F3O4 में। बहुत बढ़िया। अब लिस्ट सामने। तीसरा कदम, अब कहाँ से शुरू करें? बैलेंस करना Fe से, H से या O से? अक्सर ये सलाह दी जाती है कि उस यौगिक से शुरू करें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हों। यहाँ कौन सा है? Fe में 1, H2O में 3, F3O4 में 3 + 4 = 7, H2 में 2, तो F3O4 में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। अब F3O4 में भी दो तत्व हैं, आयरन और ऑक्सीजन। इनमें से किसके परमाणु ज्यादा हैं? ऑक्सीजन के 4 है, आयरन के 3। तो ऑक्सीजन के ज्यादा हैं? तो हम ऑक्सीजन से संतुलन शुरू करते हैं। RHS में 4 ऑक्सीजन परमाणु है। LHS में कितने हैं? LHS में H2O में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तो हमें LHS में 4 ऑक्सीजन चाहिए। कैसे करेंगे? क्या H2O को H2O4 लिख दें? नहीं, आपने कहा था डब्बे के अंदर नहीं बदलना। शाबाश। तो हम H2O के सामने गुणांक 4 लगाएंगे, तो समीकरण बनेगा Fe + 4H2O = F3O4 + H2। अच्छा, 4H2O। अब LHS में 4 × 1
इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन हो गए और RHS में भी 4 है, तो ऑक्सीजन बराबर हो गए। हाँ, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। इसे कहते हैं आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, पार्शियली बैलेंस्ड। ठीक है, चौथा कदम ऑक्सीजन तो हो गया, पर 4H2O करने से हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाँ, अब हाइड्रोजन को देखिए, LHS में कितने हो गए? 4 गुना H2 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 हाइड्रोजन हो गए LHS में। और RHS में? RHS में तो अभी भी H2 है, मतलब सिर्फ 2 हाइड्रोजन। ये तो असंतुलित हो गया। हाँ, तो अब इसे संतुलित करते हैं। LHS में 8 H हैं, RHS में 2 H हैं। RHS में 8 H कैसे करें? H2 के सामने 4 लगा दे, 4H2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो अब समीकरण क्या बना? Fe प्लस 4H2O टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 8-8 हो गए, ऑक्सीजन पहले से 4-4 थे। बहुत अच्छे। अब क्या बचा? पांचवा कदम, अब सिर्फ लोहा मतलब आयरन Fe बचा है। LHS में देखें तो सिर्फ एक Fe है। और RHS में? RHS में Fe3O4 में 3 Fe हैं। तो क्या करें? ये तो आसान है, LHS वाले Fe के सामने 3 लगा देते हैं। करिए। तो समीकरण क्या हुआ? 3Fe plus 4H2O reacts to Fe3O4 plus 4H2। अब लगता है सब हो गया? छठा कदम, हाँ लगता तो है, पर एक बार आखिरी जांच करना जरूरी है ना? बिल्कुल, हमेशा आखिर में जांच करनी चाहिए। चलिए गिनते हैं दोनों तरफ। LHS Fe is equal to 3, H is equal to 4 multiplied by 2 is equal to 8, O is equal to 4 multiplied by 1 is equal to 4. ठीक है। RHS? RHS Fe is equal to 3, Fe3O4 में H is equal to 4 multiplied by 2 is equal to 8, 4H2 में O is equal to 4, Fe3O4 में तो अरे हाँ, Fe33, H88, O44 सब बराबर, ये हो गया संतुलित। शानदार। तो हमारा संतुलित समीकरण है 3Fe plus 4H2O reacts to Fe3O4 plus 4H2। और ये जो हमने पूरी प्रक्रिया की, इसी को हिट एंड ट्रायल कहते हैं। समझ गई। कोशिश करते जाओ जब तक सही न बैठ जाए। पर एक तरीके से। हाँ, सबसे छोटे पूर्णांक गुणांक इस्तेमाल करके। ठीक है। समीकरण संतुलित हो गया। 3Fe plus 4H2O reacts to Fe3O4 plus 4H2। ये हमें बता रहा है कि 3 आयरन परमाणु 4 पानी के अणुओं से अभिक्रिया करके 1 आयरन ऑक्साइड अणु और 4 हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। पर ये समीकरण क्या हमें सब कुछ बता रहा है? जैसे वो लोहा कैसा था? ठोस था, पिघला हुआ था? अच्छा सवाल है। और पानी, क्या वो ठंडा पानी था या गरम या भाप? और जो Fe3O4 बना वो कैसा था? पाउडर था या पत्थर? और हाइड्रोजन तो गैस होती है शायद। बिल्कुल सही मुद्दे उठाए आपने। ये जो संतुलित समीकरण है, ये हमें मात्रा तो बता रहा है, पर पदार्थों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा। तो क्या इसका भी कोई तरीका है? हाँ, समीकरण को और ज्यादा जानकारीपूर्ण बनाने के लिए हम ये जानकारी भी जोड़ सकते हैं। कैसे? हम हर अभिकारक और उत्पाद के सूत्र के साथ ब्रैकेट में उसकी भौतिक अवस्था लिख देते हैं। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड संकेत हैं। जैसे? ठोस के लिए हम लिखते हैं S। अच्छा, S। द्रव के लिए L। L। गैस के लिए G। G। और अगर कोई चीज पानी में घुली हुई है, मतलब जलीय विलयन है, तो उसके लिए AQ। AQ। अच्छा, SLGAQ। हाँ। तो अगर हमें पता हो कि उस आयरन वाली अभिक्रिया में लोहा ठोस था, पानी को भाप के रूप में इस्तेमाल किया गया था। भाप मतलब गैस। हाँ, गैस। और बनने वाला आयरन ऑक्साइड भी ठोस था और हाइड्रोजन गैस थी। तो समीकरण कैसे लिखेंगे? तब हम उसे ऐसे लिखेंगे 3FeS plus 4H2OG to Fe3O4S plus 4H2G। वाओ! 3FeS plus 4H2OG to Fe3O4S plus 4H2G। अब ये ज्यादा पूरी जानकारी दे रहा है। हाँ, अब ये ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया। ये तो बहुत काम की चीज है तो, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि भौतिक अवस्थाएं आमतौर पर तभी लिखी जाती हैं जब वो जरूरी हो बताना। मतलब हर समीकरण में इन्हें लिखना ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और एक चीज और है,
कभी कभी अभिक्रिया किन खास परिस्थितियों में हो रही है वो भी बताना जरूरी होता है। परिस्थितियां जैसे कि अभिक्रिया किस तापमान पर हो रही है, या कितना दबाव प्रेशर चाहिए, या फिर क्या कोई उत्प्रेरक कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो खुद अभिक्रिया में खर्च हुए बिना उसकी रफ्तार को बढ़ा या घटा देता है। अच्छा, तो ये तापमान, दबाव, उत्प्रेरक, इनको कहाँ लिखते हैं? इनको आमतौर पर समीकरण में जो तीर होता है उसके ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। क्या इसका भी कोई उदाहरण है? जरूर। जैसे देखिए, एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और दूसरी हाइड्रोजन H2। इनसे मिथनॉल CH3OH एक तरह का अल्कोहल बनता है। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा दबाव पर होती है, लगभग 340 गुना वायुमंडलीय दाब ATM। तो समीकरण ऐसे लिखते हैं, COG प्लस 2H2G, तीर के ऊपर 340 ATM CH3OHL। अच्छा, तीर के ऊपर 340 ATM लिख दिया। हाँ। एक और उदाहरण देखिए, जो हम सब जानते हैं, पौधों का खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, बिल्कुल। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाना ग्लूकोज C6H12O6 बनाने के लिए उन्हें दो और चीजें चाहिए। क्या? सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, वो हरा पदार्थ पत्तियों में। बिल्कुल। तो ये जरूरी शर्तें हैं, इन्हें भी तीर के ऊपर नीचे दिखाते हैं। समीकरण कुछ ऐसा होता है, 6CO2AQ प्लस 12H2OL, रो तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश, तीर के नीचे क्लोरोफिल C6H12O6AQ प्लस 6O2AQ प्लस 6H2OL। समझ गए। तो तीर के ऊपर नीचे ये शर्तें आ गई। हाँ, तो इस तरह हम समीकरण को और ज्यादा जानकारी से भर सकते हैं। तो आज हमने काफी कुछ समझा। हमने देखा कि कैसे एक लंबे वाक्य से हम पहले शब्द समीकरण बनाते हैं, हाँ, फिर सूत्रों का इस्तेमाल करके कंकाली समीकरण तक पहुंचते हैं, बिल्कुल। और फिर सबसे जरूरी बात कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण उन्हें संतुलित करना क्यों जरूरी है, और कैसे करते हैं वो हिट एंड ट्रायल विधि से। हाँ, वो चरण दर चरण तरीका। और आखिर में भौतिक अवस्थाएं और अभिक्रिया की शर्तें जोड़कर उन्हें और भी उपयोगी बना सकते हैं। सही कहा। तो मुझे लगता है आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि रासायनिक समीकरण, ये जो केमिकल इक्वेशंस है, ये असल में अभिक्रियाओं को समझने और बताने का एक बहुत ही संक्षिप्त, सटीक और शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल सही। ये विज्ञान की भाषा का एक अहम हिस्सा है। और अब जब हम आज की चर्चा समाप्त कर रहे हैं, तो एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि संतुलित समीकरण हमें बताता है कि अभिकारकों और उत्पादों की कितनी कितनी मात्रा अनुपात में लगती है या बनती है। जैसे 3 आयरन के लिए 4 पानी के अणु। हाँ, ये जो मात्रा की जानकारी है कि कितना क्या चाहिए, कितना क्या बनेगा, ये असल दुनिया में कहाँ-कहाँ काम आ सकती है। सोचने वाली बात है। हाँ, जरा सोचिए, क्या दवाइयाँ बनाने में इसकी जरूरत पड़ती होगी, या किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनाने में, या शायद घर में रसोई में भी किसी चीज की परफेक्ट रेसिपी बनाने में। ये मात्रा का हिसाब किताब कहाँ तक जाता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत दिलचस्प सवाल है, जरूर सोचना चाहिए इस पर।